नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है क्राइम फ्री भारत मिशन ब्रीफिंग अबाउट सर्टेनिटी नंबर 2, that is the certainty of detection. मैं मैथिली शरण गुप्त, IPS ऑफिसर ऑफ 1984 बैच, मध्य प्रदेश कैडर. I am the nodal officer for National Police Mission, Micro Mission 06 Futuristic Challenges. I am also president of Crime Free Bharat. It's an NGO, and it is dedicated for ensuring crime-free Bharat with a mission to change face and fate of our country. It is providing significantly enhanced probability of cognizance of crime, of detection of crime, at the same time ensuring privacy to citizens and de-stressing and de-burdening of police at large, and significantly enhanced probability of conviction, then significantly enhanced probability of prevention, and finally certainty of rehabilitation of criminals. आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड सिग्निफिकेंटली हाई प्रोबेबिलिटी के बारे में, अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन. जहां हम सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, वहीं हम साथ में सिटीजन्स के लिए प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, गारंटी ऑफ प्राइवेसी. आज हमारी पुलिस कई बार क्रेडिट लेने के इंतजाम में बहुत जोर से वो सब जो है पब्लिक को डाइवर्ज कर देती है, प्रेस को डाइवर्ज कर देती है, जो कि ठीक नहीं होता है. और चाहे पुलिस के लोअर फंक्शनरीज हों या कोर्ट के लोअर फंक्शनरीज हों, बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डिफेंस लॉयर के हाथ में और कंप्लेनेंट के हाथ में पहुंच जाती है, जबकि वह सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, एंड दैट इज समवेयर रिलेटेड टू प्राइवेसी आल्सो. तो आज मैं आपको विस्तार से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्राइम का इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा, और यह कार्य जो है एकदम औसत दर्जे का पुलिस ऑफिसर कर पाए. जहां हम एक और पुलिस अधिकारी को इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पर हम उसकी अनवर्डनिंग और डिस्ट्रेसिंग को भी इंश्योर कर रहे हैं. तो अनवर्डनिंग एंड डिस्ट्रेसिंग ऑफ पुलिस पर्सनल IOs, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और पुलिस का जो नॉन कोर फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें प्रयास किया गया है कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सिटीजन्स और अदर स्टेक होल्डर्स को कैसे जो है शिफ्ट करें. और ऐसा करते समय जहां एक और हम डिवर्डनिंग और अनवर्डनिंग एंड डिस्ट्रेसिंग इंश्योर कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं, जो कि लीगली जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अंडर सेक्शन 39 CRPC, हम उनको एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं
और साथ में रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहे हैं। और जो पुलिस ऑफिसर है उसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी का ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बावजूद भी वह बहुत ही इफिशियंटली एक सामान्य जो है ना और औसत दर्जे का पुलिस ऑफिसर बहुत ही क्लिष्ट प्रकरणों में विवेचना कर पाएगा, साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, और एक 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 एकदम बहुत ही हाई दर्जे की जो है विवेचना और हाई दर्जे की जो है ना कार्रवाई वो कर पाएगा। अब मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक साधारण और औसत दर्जे का जो है पुलिस ऑफिसर कैसे जो है एक बहुत अच्छी विवेचना कर पाएगा, और जिसके माध्यम से न केवल अधिकांश प्रकरणों को वो डिटेक्ट कर पाएगा, बल्कि ऐसे एविडेंसेस को वो कलेक्ट कर पाएगा जो अभी तक पुलिस की क्षमता और रडार दोनों के बाहर है। तो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, और ये इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम पुलिस ऑफिसर को बहुत विस्तार में मदद कर रहा है, और सीन ऑफ क्राइम से ऐसे एविडेंस कैप्चर करने में मदद कर रहा है जो वह एक जो है कई बार जो है नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, उसे आंखों से खुले से नहीं देख पाते हैं। उन ऐसी चीज़ों को भी बहुत सारी टेक्निक्स के माध्यम से जो है आईओ जो है कैच कर पाएगा, पकड़ पाएगा, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को पकड़ पाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है कैसे इसमें मदद करेगी। तो जो एविडेंस है वो एविडेंस का जो कैप्चरिंग है उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि फोटोग्राफी। तो पूरे सीन को जो है ना एक ग्रिड में बांटा जा रहा है, फिर ग्रिड में झूम फोटोग्राफी की जा रही है, और उसमें जो है 6 तरीके की फोटोग्राफी का प्रावधान है। 2D फोटोग्राफी, 3D फोटोग्राफी, इंफ्रारेड light supported photography, ultraviolet light supported photography, and finally drone supported photography and robotic supported photography। और उन चीज़ों को भी कैप्चर किया जा सकेगा जो आपको कई बार नेकेड आई से नहीं दिखाई दे पाते हैं। फिंगरप्रिंट्स को आप जो है ना कैप्चर कर पाएंगे, आप जो है ना हेयर और फैब्रिक्स और उन माइन्यूट चीज़ों को भी कैप्चर कर पाएंगे। एंड आईओ जो है जो मौके पर जो एविडेंस अवेलेबल हैं, ब्लड की जो है स्पेक्टरिंग और वो अवेलेबल है, स्कैटरिंग अवेलेबल है, और बायोफ्लूइड्स अवेलेबल हैं, उन सबको जो है इन कंजक्शन पढ़ते हुए सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट कर सकेगा। लिहाजा वो पुलिस ऑफिसर विभिन्न जो है फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक मेडिसिन की जो है ना नॉलेज जो कि सिस्टम में इनबिल्ट किया गया है, उस सिस्टम के आधार पर जो है तमाम जो है एविडेंसेस को बहुत ही बारीकी से वो कैप्चर कर पाएगा, और सिस्टम जो है ना इस कैप्चरिंग में उसकी मदद करेगा। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर को जो हिस्टोरिकल डाटा सेट है, सीसीटीएनएस का डाटाबेस है, उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स को उसमें डेवलप और इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो डाटा सेट ज़्यादा जो है वोकल हो जाएगा। उससे बहुत सारे वो इन्फ्रेंस निकाले जा सकेंगे जो वर्तमान में अभी सीसीटीएनएस का डाटा सेट निकाल के नहीं दे पा रहा है। और वो इन्फॉर्मेशन चाहे वो क्रिमिनल क्लस्टर्स के बारे में हो, या हॉट स्पॉट्स के बारे में हो, या क्रिमिनल्स के द्वारा जो रूट यूज़ किए गए हैं उनके बारे में हो, वो उस सब इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे आईओ को अवेलेबल कराएगा। उस इन्फ्रेंस के आधार पर क्रिमिनल्स की जो है वर्तमान क्राइम जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको किन क्रिमिनल्स के द्वारा किए जाने की संभावना है, उनको भी वो जो है डिटेक्ट उन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, और
रियल टाइम बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो पुश कर पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यदि क्रिमिनल डाटाबेस में उनके यदि क्रिमिनल जो है वो है जिसने पहले अपराध किया हुआ है, तो उनके फोटोग्राफ्स रियल टाइम बेसिस पे आईओ को अवेलेबल होंगे, जिसको वो विटनेस को दिखा सकता है, जिसको वो फरियादी को दिखा सकता है, विक्टिम को दिखा सकता है, बाकी लोग को दिखा सकता है। और यदि उनकी पहचान हो जाती है तो काफ़ी हद तक जो है ना क्राइम रिजॉल्व हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। फिर इस क्वेश्चन ऑफ फिक्सिंग अदर एविडेंसेस, तो चाहे वो फोटोग्राफी से निकल के आ रहे हों, चाहे सीन पे जो है सीन ऑफ क्राइम पे जो वेपन या बाकी चीज़ें हैं, या बॉडी फ्लूइड्स है, या फैब्रिक्स है, या एक्सचेंज मार्क्स हैं, चाहे फिंगरप्रिंट हो या फुटप्रिंट हो, हेयर्स हो, और वटेवर, तो उसके आधार पर जो है क्रिमिनल्स को और सीन ऑफ क्राइम को और क्राइम को कनेक्ट किया जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो नया व्यक्ति है, वो पुराना क्रिमिनल नहीं है, तो उस केस में कैसे जो है वो सिस्टम उनकी मदद करेगा। सो जो मौके की विक्टिम हैं या बाकी विटनेसेस हैं, उनकी मदद से रियल टाइम बेसिस डिजिटल पोर्ट्रेट बनाया जाना संभव होगा। और यह कार्रवाई भी जो है सिस्टम 1 से 2 मिनट के बीच में बहुत प्रोफिशिएंटली करेगा और विद द लीस्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। तो उसमें जो है जो बताने वाला है उसका बहुत सारा जो है बताने की क्षमता जो है की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो विजुअल इंटरेक्शन के माध्यम से कैप्चर की जाएंगी और 1 से 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर जो है पोर्ट्रेट बन जाएगा। और उस पोर्ट्रेट के बेसिस पे सर्च की जा सकती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो है ना जगहों पे उसे भेजा जा सकता है, और उसके आधार पर ढेर सारे रिक्विजिशन भी किए जा सकेंगे। सिस्टम जो है विभिन्न प्रोबेबिलिटी के आधार पर 91 सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का पावर है उसका यूज करके सिस्टम उसकी मदद करेगा तमाम प्रोबेबिलिटीज के आधार पर रिक्विजिशन करना। तो चाहे रिक्विजिशन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से हो, चाहे वो सीसीटीएनएन से रिलेटेड हिस्टोरिकल डाटाबेस का हो, या बैंक का हो, रिजर्वेशन का हो, एयर का हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो, और अदर डिपार्टमेंट्स का हो, जहाँ कहीं पे भी वो डाटा है, 91 के तहत जो शक्तियाँ उपलब्ध हैं उन शक्तियों का उपयोग करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो एविडेंस कैप्चर कर पाएगा 91 के तहत। तो 91 में जो रिक्विजिशनिंग होगी उसको रॉ डाटा जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सीधा ना जाके डाटा सेट में चला जाएगा, और विभिन्न पैटर्न के आधार पर जो है ढेर सारे निष्कर्ष निकाले जाएंगे। यदि वो उससे कुछ एविडेंस निकल के सामने आ रहा है तो वो एविडेंस को जो है स्टेट वे आईओ के लिए एज वेल एज कोर्ट के लिए मार्क कर दिया जाएगा, और सिस्टम हर एविडेंस को डेट टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ, हैश वैल्यू के साथ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करके उस एविडेंस को ऑलमोस्ट इनफॉलिबल बनाएगा। क्योंकि सीडीआर और बाकी डाटा, बैंक डाटा से भी लिंकिंग करके कब क्राइम किया है और कब जो है ना फाइनेंशियल फ्लो हुआ है, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके, तो मूवमेंट और उसको इंटीग्रेट करके ढेर सारे इन्फ्लुएंसेस निकाले जाएंगे, और उन इन्फ्लुएंसेस के आधार पर एडिशनल रिक्विजिशनिंग होगी, और उसके आधार पर जो लोग निकल के सामने आएंगे, जिनकी आइडेंटिटी निकल के सामने आएगी, दैट विल आल्सो बी पुश्ड ऑन टू द आईओज, सो दैट वो इन्फॉर्मेशन भी कुछ घंटों में ही संभव हो सकेगी। और इसके पहले कि आईओ घटनास्थल को छोड़ता है, वो उस एविडेंस के माध्यम से भी जो है क्रिमिनल की और सस्पेक्ट की आइडेंटिटी फिक्स कर पाएगा। वो अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी जो है ये कदम होगा। और इससे जो है अभी जब जो कि वर्तमान में आईओ एक बहुत ही विनती भरा पत्र लिखता है कि श्रीमान जी इस दस्तावेज की ज़रूरत है,
और वो श्रीमान जी कई बार प्लीज नहीं होते हैं उस इंफॉर्मेशन को देने के। हमारे कुछ आईपीएस साथियों ने ये बात भी कही कि साहब आप कैसे जो है फोर्स करेंगे, nobody is going to share database, privacy is an issue. So we said कि number one, now the system of crime free mission जो है ना, it is more dedicated to ensure or rather guarantee higher degree of privacy, because the data will be now in custody of national authority, and that data will be in encrypted format, and a higher level of the privacy of data, not only to the normal citizen even, but it will be happening to the criminals also. Evidence so captured, they will be earmarked for the court and IOs. They will have the three certificates: certificate of integrity, certificate of admissibility, and certificate of chain of custody. तो जो ये evidence जो capture होंगे, they will also be available. They will also be जो है will make these evidences which are in plenty, and so these evidences cannot be easily defeated by defense lawyer in court of law, और ये evidences almost infallible हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी मतलब स्थिति है। और सिस्टम जो है, जो एविडेंस जो है 91 के तहत कैप्चर किए जा रहे हैं, उनको जो है मॉनिटर करेगा, रिक्वेजिशन भेजेगा, उनका रिसीव हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है, इन सब चीज़ों की भी पड़ताल करेगा, देखेगा और इंश्योर करेगा। तो वो जो एविडेंस है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आ गए हैं और उसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है और उसमें कोई कमी है तो फर्दर सप्लीमेंट्री रिक्वेजिशन होगा। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कानून से बड़ा मानता है और 91 के जो मैंडेट है उसका पालन नहीं करता है, तो उसे 188 या आईपीसी के तहत उसको प्रोजिक्यूट भी किया जाएगा, और प्रोजिक्यूट विद सर्टेनिटी किया जाएगा। अब एक मिनट के लिए हम ये भी मान लें कि हम किसी व्यक्ति को जिसने 91 का मैंडेट नहीं माना है, 91 का जो पावर है उसको नहीं माना है, और इसके बाद भी चाहेगा डाटा इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स या और अदर एविडेंस को यदि वो प्रोवाइड नहीं भी करता है, तो उसको केवल हम 91 रेड विथ 188 के तहत अकेला प्रोजिक्यूट नहीं करेंगे, बल्कि हम आईओ को हेल्प करेंगे कि जो ओरिजिनल एविडेंस है, जो कि 91 के तहत सामान्य कोर्स में उसे मिल जाना चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सिस्टम विल जो है सीक वारंट फ्रॉम द कोर्ट एंड विल कंडक्ट द सर्च एंड सीजर एज ऑथराइज्ड एंड एज जो है लीगली मैंडेटेड अंडर सेक्शन 93 एंड 94 ऑफ सीआरपीसी। तो जो एविडेंस सामान्य तौर पर जो है सिंपल 91 एंड 191 की रिक्वेजिशन के तहत मिल जाना चाहिए, यदि वो किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो सिस्टम विल गो and will ensure that those evidence should come in possession of investigating officer by conducting search and seizure of the place। जब जो है जो है ना ऑफिसर को, अधिकारी का या व्यक्ति को ये मालूम होगा कि यदि वो 91 का मैंडेट नहीं मानता है और उसके प्रोसिक्यूशन की सर्टेनिटी है, और पुलिस कैसे भी जो है उन एविडेंस को सर्च एंड सीजर के माध्यम से हासिल कर ही लेगी, और आपके लिए विकल्प शेष नहीं है कि आप जो है आसानी से चीज़ों में आग लगा दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें। ये भी जो है ना उस संस्था के लिए ना उस व्यक्ति के लिए संभव होगा। यदि वो ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो उसके बारे में भी सक्षमता से कार्रवाई होगी। अब जो एविडेंस सिस्टम के द्वारा आ गए हैं उनको 3 भागों में, या जो डाटा रिक्वेजिशन किया गया है, जो एविडेंस रिक्वेजिशन किए गए उनको जाके वो डाटाबेस का वो बन रहे हैं, और उनको वो 3 पार्ट में बांट रहा है। या तो वो इन्वेस्टिगेशन लीड के रूप में कन्वर्ट होगा, या एविडेंस के रूप में कन्वर्ट होगा, या नॉर्मल डाटा जो कि इन आइसोलेटेड फॉर्मेट में नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, but when it is read in a
full forming, then it will become in a kind of a pattern will be generated and kind of inferences could be drawn. यहाँ पर हम बहुत कॉन्शियसली इस बात को कहना चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी को कहीं क्लेम नहीं करना चाहते, और तो जो डाटा टेक्नोलॉजी ने आइडेंटिफाई किया है, जो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स टेक्नोलॉजी ने आइडेंटिफाई किए हैं एज ए पीस ऑफ एविडेंस, दे कैन बी टेकन टू द एक्सपर्ट, एंड एक्सपर्ट के पास वो चीज़ जो है रियल टाइम बेसिस में थ्रू ऐप पहुंचेगी, और वो ऐप में ढेर सारे टूल होंगे, तो एक्सपर्ट कैन डू क्वालिटी जॉब राइट almost on real time basis. System will help out to make real time reports also, and those reports will be available to the investigating officer, and it will be converted into the investigation lead also, so that a person of the very normal wisdom and intellect and skill set वो भी उसको समझ पाएगा, और उसके आधार पर फॉलो अप कार्रवाई भी कर पाएगा, और सिस्टम बैक एंड पे उसके लिए उसकी कहना चाहिए उसको परफॉर्मेंस को भी कैप्चर करेगा। आगे चल के ये परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा, और आगे चल के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशंस एटसेट्रा वो कहीं ना कहीं इस परफॉर्मेंस इंडेक्स से जोड़े जा सकेंगे। और इसका पूरा मकसद ये है कि जो हमारा पुलिस ऑफिसर है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो उसकी एनर्जी जो अभी बहुत डिफ्यूज्ड है, बहुत उसके विभिन्न क्षेत्रों में वेस्ट हो रही है, उसको लॉ एंड ऑर्डर ये वो ढेर सारी तमाम जिम्मेवारियों में उसकी एनर्जी, वो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने में भी अपनी एनर्जी लगाता है। तो फिर उसकी एनर्जी कोर प्रोफेशनल एरिया के में पुश की जा सकेगी, क्योंकि उसे मालूम होगा कि जो उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसी के आधार पर उसका भाग्य डिसाइड होने वाला है, उसी के आधार पर उसे आगे की पोस्टिंग मिलने वाली है, और उसी के आधार पर उसे प्रमोशन भी मिलेंगे, ट्रेनिंग भी मिलेगी, फॉरेन ट्रेवल भी मिलेंगे, अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो धीरे धीरे उसका पूरा फोकस उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर जाएगा। जैसे कि अभी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो हम पूरी एनर्जी लगाते हैं और एक बेटर परफॉर्मेंस हम उसमें लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बेटर रैंकिंग के कारण आपको जो ढेर सारे लाभ मिलते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ आपको सर्विस कौन सी मिलना है, कैडर कौन सा मिलना है, वो उसी तरीके से पुलिस ऑफिसर को भी परफॉर्मेंस इंडेक्स से वो सब लाभ मिल पाएंगे। तो एक चीज जो इसमें कहिए कि हम एक्सपर्ट के पास ले जाके एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स क्रिएट होने से एडिशनल विटनेस क्रिएट कर रहे हैं एज एक्सपर्ट, तो हम अवेलेबल एविडेंस को और स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं, और जो डिफेंस लॉयर टेक्नोलॉजी के बारे में भ्रम पैदा करने के बारे में और करके, और कई बार फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, तमाम तरह की फ्रेजोलॉजी यूज करके जो कोर्ट के दिमाग में कन्फ्यूजन डालने की कोशिश कर रहा है, वो कन्फ्यूजन डालना भी संभव नहीं होगा। और जो बहुत सारा चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन पैटर्न हो, उसके आधार पर वो बहुत सारे क्राइम्स के ऊपर बहुत सारे कहना चाहिए साल भर, 2 साल, 3 साल व्हाटएवर द डाटा सेट अवेलेबल, उस एरिया में स्प्रेड करके, और क्राइम को उसके ऊपर क्राइम जो घटित हुए हैं उसकी लेयर को स्प्रेड करके इन क्रिमिनल्स के द्वारा और इन क्रिमिनल गैंग के द्वारा जो अपराध किए गए हैं, जो कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस से संबंधित नहीं है, इस विवेचना के दौरान ऐसे ढेर सारे ऑफेंसेस को भी वो आईओ और इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम उसे पकड़ पाएगा, और फिर सिस्टम उसकी लीड कंसर्निंग आईओज, जिसका स्प्रेड दूसरे थानों में होगा, दूसरे जिलों में होगा, कई बार दूसरी स्टेट में भी होगा, उनको वो इंफॉर्मेशन दे पाएगा। यदि वहाँ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो डायरेक्टली वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो इन्वेस्टिगेशन लीड दे पाएगा। और यदि एज्यूम करिए कि ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ है, तो पहले वो
ऑफेंस रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करेगा, और फिर चूंकि उसे मालूम है कि ऑफेंस किसने किया है, तो उस ऑफेंडर को आइडेंटिफाई करने में जो है आईओ की मदद करेगा, और फिर प्रॉपर्टी रिकवरी के बारे में भी मदद करेगा, और ढेर सारे एविडेंसेस जो कि चाहे हिस्टोरिकल डाटा सेट में अवेलेबल हो, चाहे सीसीटीवी फॉर्मेट में अवेलेबल हो, आईओटी डिवाइसेस फॉर्मेट में अवेलेबल हो, बैंक के ट्रांजेक्शन फॉर्मेट में अवेलेबल हो, या मूवमेंट के फॉर्मेट में अवेलेबल हो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेट में अवेलेबल हो, उन या विटनेसेस के डिस्ट्रीब्यूटेड विटनेस के फॉर्मेट में अवेलेबल हो, उन सबको भी वो कैप्चर कर पाएगा, और वो एविडेंस बहुत प्लेंटी में होगा, और वो कोर्ट में जो है उसको बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से जो है ना सिद्ध किया जा सकेगा। इससे जो है जो कहना चाहिए कि देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन, क्योंकि आप एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मालूम पड़ा कि बाय मैपिंग विद द क्राइम, बाय मैपिंग विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बाय मैपिंग विद द मूवमेंट, बाय मैचिंग विद द कन्वर्सेशन एंड मैपिंग विद द क्राइम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ढेर सारे क्राइम डिटेक्ट हो पाएंगे जो कि इस केस से रिलेटेड नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा है कि वो जरूरी नहीं है कि इस थाने के हो, जरूरी नहीं है कि इस जिले के हो, और जरूरी नहीं है कि इस स्टेट के हो, और जहाँ के भी बिलोंग करते हैं, यदि उसमें ऑलरेडी एफआईआर है तो आईओ के पास और उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास जो है वो डिटेल पहुंच जाएंगे, और साथ में परफॉर्मेंस लिंक भी होगी, तो उनके बारे में एविडेंस कैप्चरिंग में भी सिस्टम उनकी मदद करेगा। और यदि वो केस रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले जो है फरियादी और उसको सिस्टम इंटीग्रेट करते हुए उसको एफआईआर में कन्वर्ट करेगा, और फिर जो चूंकि ऑलरेडी बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं, उस एविडेंसेस के आधार पर जो है उनको न केवल जो है अपराधी को पकड़ेगा, प्रॉपर्टी को भी डिटेक्ट करेगा, और उसकी चालानी कार्रवाई में मदद करेगा। चूंकि आज का विषय विशेष तौर पर इसी बात के लिए जो है कि कैसे एक सामान्य दर्जे के विवेचक की मदद हो पाएगी, कैसे जो है हम उसे डीबर्डन कर पाएंगे और डी स्ट्रेस कर पाएंगे। तो अभी हमने सामान्य तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि सीन ऑफ क्राइम से एविडेंस बहुत अच्छे ढंग से कैप्चर होंगे, हिस्टोरिकल डाटा से ढेर सारे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाएंगे, और उससे जो है हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो सीटीआर, पीएसटीएन डाटा, वीएलआर और बाकी सब चीज़ों से होगी उसको रिक्विजिशन कर पाएंगे। हम बहुत सारे इन्फ्रेंसेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल बैंक से, रिजर्वेशन से और बहुत सारी जगहों से जहाँ से भी संभव है वहाँ से हम वो डाटा निकाल पाएंगे, वो एविडेंस निकाल पाएंगे जो आज पुलिस अधिकारी को अवेलेबल है। आगे चल के अभी भी काफ़ी जो है सीसीटीवी का प्रचलन बढ़ रहा है, लोग बाग अपने घरों में भी अब टेलीविज़न जो है सीसीटीवी लगा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे सीसीटीवीज़ हैं, मार्केट में सीसीटीवीज़ हैं, स्मार्ट पुलिस के सीसीटीवीज़ हैं, स्मार्ट सिटी की सीसीटीवीज़ हैं, और आगे चल के ढेर सारे सीसीटीवी जो है आम जनता इस्टाब्लिश करेगी फॉर कैप्चरिंग ऑफ द एविडेंस, क्योंकि बहुत हैवी हिस्ट्री उनके पास जाएगी। तो जैसे जैसे इसका नेटवर्क रिच होगा तो सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस के आधार पर रियल टाइम बेसिस में वो एविडेंस कैप्चर कर पाएगी, उन एविडेंस को डेट टाइम और लोकेशन के साथ इनक्रिप्ट कर पाएगी, और उनको जो है वो आईओ को पुश कर पाएगी, उनको तीनों सर्टिफिकेट से टैग करते हुए कोर्ट के लिए जो है ना ये अनुमान कर पाएगी। तो आप ये बात आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस कार्रवाई में उस पुलिस ऑफिसर को बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है, एक औसत दर्जे का पुलिस ऑफिसर भी वो कार्रवाई कर पाए। बहुत सारे ऐसे काम जो अभी पुलिस ऑफिसर को करना होते हैं वो काम जो है ना पुलिस ऑफिसर के जो नॉन कोर जॉब है दे कैन बी ट्रांसफर टू आम पब्लिक, और जैसे समन्स वारंट की तामीली है, इवन गश्त एक्सेट्रा, बहुत सारा जो वर्क है दैट कैन बी ट्रांसफर टू द
अदर जो है ना प्लेयर्स, अदर स्टेक होल्डर्स एंड अदर सिटीजन्स। और उन लोगों को वैसे भी इस काम को करने का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि हम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि सेक्शन 39 सीआरपीसी में आम व्यक्ति को ऊपर एक जिम्मेवारी कानून ने डाली है कि यदि कोई व्यक्ति क्राइम करने का इंटेंशन रखता है तो इसकी भी खबर देने की जिम्मेवारी आम जनता पर है। यदि उसके आंखों के सामने ऑफेंस हो रहा है तो अपराधी को पकड़ने की जिम्मेवारी भी और गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी भी आम जनता पे है। और कानून में इस बात के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है। यदि आप देखें तो सेक्शन 43 सीआरपीसी का प्रोवाइड्स फॉर द अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन for any offence is being committed in the presence and before the eye of a private or a citizen। तो उसको गिरफ्तार करने की भी जिम्मेवारी है। पुलिस ऑफिसर यदि उससे मदद मांगता है तो उसको मदद देने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेवार है। यदि पुलिस ऑफिसर का रिप्रेजेंटेटिव भी जो ना मदद मांगता है तो उसको देने के लिए भी वो जिम्मेवार है। सामान्य तौर पर जब कोई डेविएशन होता है, जब कोई वो होता है तो उसमें ये जिम्मेवारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन की होती है कि उस जो एविडेंस हैं वो अकाट्य हैं, एविडेंस और जो केस जो सिद्ध हो रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो वो जो है केस पूरी तरह से सिद्ध है और उसमें कोई बियॉन्ड, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है सिद्ध है, ये करने की जिम्मेवारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन की होती है। बट सेक्शन 39 में ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पुलिस और प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट करके आम जनता के ऊपर ला दिया गया है। और ये जिम्मेवारी आम जनता की है कि वो सिद्ध करे कि वो इनोसेंट है। तो जहां पर इतना बड़ा दायित्व आम जनता के ऊपर डाला गया है, हम कैसे जो है उसके इस आम दायित्व को निर्वहन के लिए उसको टूल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम कैसे जो है, यदि हमारी जिम्मेवारी है कि हम संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करें तो दूसरा व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर है या एसएचओ है, ये उसकी जिम्मेवारी होगी कि उसका वो संज्ञान ले। तो 154 में इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के, यदि उसके पहले भी देखा जाए तो सेक्शन 39 रेड विद वन सेक्शन 154 इस बात को जो है ना आसानी से जो ना इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है कि संज्ञेय अपराध के केस में पुलिस ऑफिसर को जो है का सेटिस्फेक्शन इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज हाईली लिमिटेड एंड इट हैज टू बी रेड विद द सेक्शन 39, जहाँ पे कि आम जनता के ऊपर ये जिम्मेवारी डाली गई है कि यदि क्राइम करने का इंटेंशन का उसे मालूम पड़ता है तो उसकी सूचना देगा, क्राइम कमिट हो रहा है तो उसको गिरफ्तार करेगा और पुलिस की मदद करेगा, पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव की मदद करेगा। ऐसी जिम्मेवारियां कानून ने ऑलरेडी सेक्शन 39 सेक्शन 40 के तहत पुलिस ऑफिसर उसको आम जनता को दी हुई है और आम जनता को गिरफ्तारी का पावर भी दिया गया है सेक्शन 43 के तहत। यह मैं सोचता हूँ कि बहुत विडंबना का विषय है कि इस तथ्य से आम जनता को रियली अवगत नहीं कराया गया है। ऐसे आम जनता के बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि जो है वो जो है सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें इतने सारे अधिकार जो है कानून ने दे के रखे हैं, इंक्लूडिंग राइट ऑफ अरेस्ट। तो राइट ऑफ अरेस्ट होने के बावजूद भी ना तो उसे मालूम है और ना ही वो उसको करने की कोशिश करता है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि पुलिस जब कोई पूछताछ करती है तो वो कहता है मैं तो दाएं देख रहा था, मैं तो बाएं देख रहा था, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं है कि ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और पुलिस ने भी किसी आम जनता के आदमी को जिसने कि अपने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है उसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि पुलिस भी जो है ना इस दायित्व से बचना चाहती है, उसका संज्ञान नहीं लेना चाहती है। तो यदि उसको रिपोर्ट ना लिखना पड़े तो अच्छा है, तो वो खुद जाके किसी ने यदि रिपोर्ट नहीं बताई है तो वो इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ही विल बी मोर हैप्पी कि अच्छी बात है कुछ नहीं बताई। अब जो है
मेरे ख्याल से द सेकंड सर्टेनिटी के बारे में अपन लोगों ने काफ़ी बात कर ली है. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द डी-बर्डनिंग एंड डी-स्ट्रेसिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर. तो पुलिस ऑफिसर को पहली डी-बर्डनिंग तो ये है कि जो अभी उसको काफ़ी समय लगता है एफआईआर लिखने में, वो समय काफ़ी कुछ कम हो जाएगा और बहुत क्वालिटी एफआईआर लिखी जाएगी. दिस इज वन. नंबर 2, उसकी जो एफआईआर है वो बड़ी मजबूत एफआईआर होगी, बिकॉज देयर विल बी इंडिपेंडेंट विटनेस जो कि वॉलंटियर है और जिसका जो अपना ऐप ले जाके जो है ना एफआईआर रजिस्ट्रेशन में मदद कर रहा है. ही हैज बिकम एन एडिशनल विटनेस अबाउट जो है process of recording of FIR. He has seen injuries, so he is a physical witness of the body. He is a physical witness of the scene of crime also. यदि दोभाषी का यूज हुआ है तो he has become also the third additional witness. और यदि हम कुछ कंटेंट को एक्सपर्ट के पास ले जा रहे हैं फॉर वेरिफिकेशन, तो देन एक्सपर्ट ओपिनियन, दैट एक्सपर्ट he has become also the additional witness. And that whole process, audio, video and text, that is captured and that is basically stamped with the date, time and location stamp. Hence जो है, जो वर्तमान जो है कई बार फरियादी कह देता है कि साहब हमने तो ये कहा ही नहीं था और पुलिस ने अपने मन से लिख लिया. इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का जो है ना कोई स्कोप नहीं रह जाएगा. उसने कब क्या कहा, कैसे कहा, उस सब के काफ़ी एविडेंस होंगे. सो एफआईआर जो कभी कभी जो है ना डिफेंस लॉयर फरियादी से या बाकी लोगों से मिलके हवा में उड़ा देता है और उल्टा पुलिस को जो है ना घेरने की कोशिश करता है, तो पुलिस घेरेगी भी नहीं और एफआईआर मजबूत एफआईआर होगी. फिर मजबूत जो है ना एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा. हिस्टोरिकल डाटा से भी बहुत सारे इन्फ्रेंस ड्रॉ करके जा सकेंगे. जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में, चाहे वो बैंक में हो या टेलीकॉम में हो या किसी डिपार्टमेंट में हो, उन सब जगहों से जो है 91 सीआरपीसी के तहत उसे रिक्विजिशन किया जाएगा. 91 के वायलेशन को जो है ना प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर 188. एंड उस एविडेंस जो कि 91 के तहत किस कारण से नहीं मिल पाया है उसको भी लॉस्ट होने नहीं दिया जाएगा. और सेक्शन 93 और 94 सीआरपीसी के तहत सर्च एंड सीजर करके उस एविडेंस को भी कैप्चर किया जाएगा. और उस एविडेंस को जो है ना इस तरीके से कैप्चर किया जाएगा जिससे कि हनुमान जैसे कि संजीवनी बूटी को जो है ना नहीं पहचान पाए थे तो पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए थे. तो हमें मानेंगे कि हमारे पुलिस ऑफिसर उस संजीवनी और एविडेंस को जो कि कहाँ पे छिपा हुआ उसे नहीं मालूम है, तो कई बार वो पहाड़ी उखाड़ के ले आएंगे. एंड देन एक्सपर्ट्स विल जो है ना अप्लाई देयर माइंड, पुट द वेरियस गैजेट्स एंड टू आइडेंटिफाई दोज एविडेंसेस. सर्च एंड सीजर की प्रोसेस विल आल्सो बी ए काइंड ऑफ ए डेटरेंट. एंड यदि आप जो है ना हिमालय वहाँ से उठा के ला रहे हैं तो हिमालय विल डिसमेंटल द लॉट मनी सिस्टम. सो जो लोग इस तरीके की धृष्टता करेंगे उनके लिए भी इस तरीके की धृष्टता करना संभव नहीं होगा. और देन रियल टाइम बेसिस पे एक्सपर्ट का इंटीग्रेशन करके ढेर सारे जो है ना एडिशनल एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियंस वुड आल्सो बी क्रिएटेड. सिस्टम केवल जो है ना 27 के मेमोरेंडम में और 27 के रिकवरी ऑफ फैक्ट के ऊपर ना आश्रित होके इट वुड बी इन पोजीशन टू हैव लॉट ऑफ एविडेंस प्रायर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग. तो रियल टाइम जो है ढेर सारे एविडेंसेस वो कैप्चर कर पाएगा. एविडेंसेस जो है ना डिफरेंट जगह पे जो होंगे उनको कैप्चर कर पाएगा. और विद द प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस इट विल बी इन पोजीशन टू इंश्योर कन्विक्शन. हम अगली बार आपको कैसे सिस्टम कोर्ट की मदद करेगा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे. अभी हम फिर से लौट के चलते हैं क्योंकि इसका एक जहाँ हम सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन के बारे में बात कर रहे थे उसके साथ साथ ऑब्स्टिकल एंड वे आउट के बारे में भी हमें बात करना है. तो अभी मेरी कल किसी वेरी सीनियर रिटायर्ड
ऑफिसर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने भी इसके बारे में ढेर सारे पुलिस ऑफिसर से बात की हुई है, और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि साहब ये तो बहुत यूटोपियन कॉन्सेप्ट दिख रहा है, बहुत आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिख रहा है। तो मैंने कहा यदि आइडियलिस्टिक और उटोपियन जो है विथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, विथ यूज ऑफ एक्सपर्ट्स, विथ यूज ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स, यदि हम वो सब एविडेंस कैप्चर कर पा रहे हैं और यूटोपियन और आइडियलिस्टिक जो है ना सॉल्यूशन डिजाइन कर पा रहे हैं और उसका लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, तो किसी के पेट में इस बात को लेकर दर्द कैसे हो सकता है कि साहब इट इज ए यूटोपियन कॉन्सेप्ट, इट इज ए आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यदि इस तरीके की आइडियलिस्टिक चीजें with the use of the technology, with the integration of the man, with the use of the experts, and with the use of the power of the databases, data analytics, artificial intelligence, machine learning, deep learning, image processing, and whatnot, उनके कारण यदि हम जो है ये 5 सर्टेनिटी पा पा रहे हैं और हम एक क्राइम फ्री भारत की एक आधार रख पा रहे हैं और उसमें भी 5-5 रेवेन्यू स्ट्रीम दे पा रहे हैं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि उसमें हमको क्या आपत्ति क्यों होना चाहिए। तो जो आपत्ति इसमें लोगों ने मुझे बताने की कोशिश की, तो पहली आपत्ति उनकी थी कि सब इट विल बी अफेक्टिंग प्राइवेसी, एंड प्राइवेसी इज बिकमिंग डे बाय डे वेरी इंपॉर्टेंट इशू, and lot of attention is being given by the Supreme Court, by the High Court, and nationally and internationally. So मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि ये सिस्टम जो है राइट टू प्राइवेसी को गारंटी कर रहा है और ये रॉ डाटा को भी पुलिस से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब पुलिस के पास ही वो रॉ डाटा नहीं होगा तो वो किसी से शेयर करके राइट टू प्राइवेसी को किसी भी तरीके से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में नहीं है। इसमें जो अथॉरिटी बनाई गई है उस अथॉरिटी को 5 चीजों को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। नंबर 1 कि प्रेजेंट जो फेडरल बैलेंस है ऑफ द पावर इन टर्म्स ऑफ द पुलिसिंग, तो यदि हम देखें पुलिसिंग इज ए essentially state subject under entry 2 of the list 2 of schedule 7 of constitution। तो आप कहें कि फिर इसमें फेडरल बैलेंस की क्या जरूरत है, जब ये स्टेट सब्जेक्ट ही है तो उसमें सेंट्रल तो कहीं दूर दूर तक आती नहीं है, तो आप फेडरल बैलेंस की बातें क्यों कर रहे हैं। तो हम फेडरल बैलेंस की बातें कर रहे हैं कि जो कुछ इंस्टीट्यूशंस पैदा किए गए, जैसे सीबीआई पैदा की गई है, एनआईए पैदा की गई है और एनएसटीसी वगैरह जो है ना बीच में कॉन्टेम्पलेट की गई थी, वो सब ऐसे अटेम्प्ट देखे गए थे जहाँ कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं वो ऐसा परसीव करती हैं कि सेंटर जो है ट्राइंग टू tilt the balance in their favor and they are trying to acquire some right on the policy। तो इसमें कोई भी पावर जो है ना स्टेट का, स्टेट पुलिस का, उस जहां है उसी के पास स्थित रहेगा, इसमें कोई नियत नहीं है उसके पावर को कहीं पे शिफ्ट करने की। दैट इज द वन वेरी बिग एडवांटेज। और अब आप फिर फेडरल बैलेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है 65C लिस्ट 1 का जो है उसके तहत जो है ना ये पाया कि वहाँ पे क्लॉज है और हम ये जो सब कार्रवाई कर रहे हैं ये कार्रवाई ब्रॉडली कैन बी discussed or could be categorized as a scientific and technical assistance in investigation and detection of crime. So the system is trying to provide the scientific and technical assistance not only in investigation but starting from right of say reporting of the crime, so helping the citizen in that, then helping a police in a state of art investigation, making use of the historical data set, making use of the IoT devices, CCTVs, cameras, making use of the 91 powers for capturing of the evidences wherever they are sitting, helping out in non-compliance or prosecution for the non-compliance of the 91, and conducting search and seizure under 93 and 94 of CRPC, so that evidence should not be lost at any cost. And if somebody is trying to do or manipulate or trying to destroy evidences,
it will help in taking very strict punitive action against them. तो सबसे पहला काम जो नेशनल अथॉरिटी का है टू मेंटेन दैट फेडरल सेंसिटिविटी एंड पावर विल रिमेन देयर, एंड स्पेशली व्हेन the state government they come from the other political parties other than the center, then they are little more susceptible जो है ना apprehensive about the intention of the central government, they are whether they are trying to usurp their power. So this authority will ensure that there should not be any attempt by anybody other than to help out the police, help out the state government in conducting state of art investigation. The second जो बहुत बड़ी responsibility authority को दी गई है, that is as a custodian of the data set. However, the data set will be highly encrypted, it will be having date, time and location stamps and hash value protection, and it will be in 7 places, it will be converted to the 7 images, and the data will be not very easily would be available to anyone, number one. So, and another thing, that is that backend engine will be having a lot of cyber investigation related to. So anybody is trying to attempt to get into the system, that will be captured along with the proofs, and prosecution of such person would be possible. तो सेकेंड जो है ना ये इंश्योर कर रहा है प्राइवेसी टू द सिटीजन while capturing very detailed data from various quarters. Citizen by large, all stakeholders who are large will be gathering and helping the system to gather those evidences. बहुत सारे IoT devices और CCTV जो this will be जो है ना even 1000 times whatever we are having now, वो they will also be capturing the details. और बहुत rich data set will be generated not by sharing the databases, because we do not have any intention of having the whole data set. It's not like NetGrid, but it will be making a specific requisition pertaining to a crime, and that is duly mandated, and there is no privacy violation, because in that raw data will be sitting with the authority, and process information in the form of evidence and in the form of investigation lead would be available to पुलिस ऑफिसर को जो कई बार जो है डिफेंस लॉयर कोर्ट में भी काफ़ी तंग करता है, उसको जो है क्रॉस एग्जामिन करता है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारा काम बैकएंड इंजन कर रहा है, बैकएंड सिस्टम कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर को सिर्फ उतना ही हिस्सा प्रूव करना होगा जो उसने किया है। द रिमेनिंग पार्ट जो कि बैकएंड इंजन ने किया है, सिस्टम ने किया है, उस पार्ट को प्रूव करने की यदि जिम्मेवारी होगी तो सिस्टम एक्सपर्ट जाएगा और उसको प्रूव करेगा। तो ये अपने आप में ये बहुत डीबर्डनिंग एंड डी स्ट्रेसिंग होगी। पुलिस को जो है ऑफेंस रजिस्ट्रेशन करने में भी मदद होगी, लगभग 70% केसेस में डिटेक्शन संभव हो पाएगा, और क्रॉस जो है फर्टिलाइजेशन से संभवतः जहाँ पे डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है उसका डिटेक्शन किसी अन्य अपराधों के कारण हो जाएगा, तो लगभग 70% केसेस में डिटेक्शन संभव हो पाएगा। तो द पुलिस विल एंजॉय हायर सेल्फ स्टीम आल्सो। तो अब सेकंड प्राइवेसी के बाद थर्ड जो काम अथॉरिटी का है, दैट इज टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द डाटा सेट। तो ये दो ऑफेंसेस को जो है वो बहुत ही हीनस बनाया गया है कि यदि अथॉरिटी का कोई इंटरनल मेंबर, वैसे तो उसके संज्ञान में कोई इंफॉर्मेशन आना नहीं है, लेकिन यदि धोखे से किसी कारण से अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इफ वी कम टू नो सम पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड यदि वो उस इंफॉर्मेशन को किसी अल्टीरियर पर्पस के लिए यूज करता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है दैट विल बी वेरी हीनस ऑफेंस। इट विल बी ए कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध होगा, 7 साल की मिनिमम सजा होगी, नॉन अवेलेबल होगा, और बेल प्रोविजन बहुत डिफिकल्ट। लिहाजा इंटीरियर और इंटरनल ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी दे विल नॉट डेयर टू डू एनी
this kind of crime. They would not like to really do or take that kind of the liberty in their hand. At present, that is happening, but in future that will not happen. Now the next जो है the heinous offence, that is about intruding into the system. So anybody, whosoever will try to get into the system, that will be a very heinous offence, cognizable offence. तो और system जो है ना will all the time will capture its existence as well as evidence. तो जैसे ही सिस्टम को मालूम पड़ता है कि कोई किसी ने ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है, तो उसको वो पकड़ पाएगा, उसको वो कोर्ट में सिद्ध कर पाएगा और उसको जो है कम से कम 7 साल की सजा भी मिलेगी. तो मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट सो कॉल्ड इथिकल हैकर, दिस हैकर, दैट हैकर, those people, wise people, will not dare to or will not take that kind of the liberty in their hand. So with this 4 responsibility, ये काफी हद तक जो है, जो पुलिस के ऊपर अभी प्रेशर होता है, पुलिस के ऊपर नाकामी का जो प्रेशर है, पुलिस के ऊपर जो आंकड़ों का प्रेशर है, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा. बल्कि पुलिस जो है अधिकांश केसेस को डिटेक्ट कर पाएगी, तो उसकी सेल्फ एस्टीम काफी आगे बढ़ेगी. और जो नॉन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, वो जो है पुलिस चूंकि दूसरे स्टेक होल्डर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी, विटनेसेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी, तो उससे भी पुलिस की जो है डिस्ट्रेसिंग एंड डीवर्टिंग. और चूंकि पुलिस आगे चल के 100% केसेस में कन्विक्शन भी दिला पाएगी, जो हम अगले उसमें एक्सप्लेन करेंगे. सो दैट विल आल्सो बी अ वेरी moral boosting, self esteem boosting element for the पुलिस. तो आगे की पुलिस जो है वो बहुत हाई जो है ना उसका मॉरल होगा, हाई सेल्फ एस्टीम होगी. और जब चूंकि वो एक ऐसी पुलिस होगी कि 7% केसेस में संज्ञान भी ले रही है, 7% केसेस में जो है डिटेक्शन भी कर रही है, 7% केसेस को जो है ना कन्विक्ट भी करा पा रही है, और आगे चल के 7% केसेस को जो है वो होने से, घटित होने से रोक पाएगी. एंड कमिटिंग क्राइम will not be an option in time to come. तो यदि आने वाले समय में क्राइम करना एक ऑप्शन ही नहीं है, तो हम हम जो है वो किसी तरीके की जो है जो उसमें कहना चाहिए कि क्राइम जब एक कमीशन करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा, तो और जब सिस्टम के पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी, तो क्रिमिनल को क्रिमिनल बना रहने देना will not be a good strategy. तो हम अपराधी को पहचान रहे हैं, उसके पास हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे, दे विल बी ट्रेंड वॉलंटियर्स, उसके स्किल सेट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जो है जो ट्रेनिंग नीड्स है उसको पूरा करेंगे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उसको स्टेट की गारंटी देंगे, और उसको एक अच्छे सिटीजन के रूप में हम स्थापित कर पाएंगे. तो जब क्रिमिनल ही नहीं रहेंगे, तो हम एक अपराध मुक्त भारत का एक निर्माण कर पाएंगे. अभी अपन ने जो है ना कुछ जो है हैंडीकैप, कुछ उनकी बात कही थी, तो जिसमें अपन ने बात कही थी कि प्राइवेसी ऑफ डाटा जो है के कारण प्रॉब्लम है. सो वी हैव ऑलरेडी रिजॉल्व दैट कि द प्राइवेसी विल बी एनहांस्ड, रादर इट विल बी गारंटीड. सो ऑन दैट. नंबर 2, चूंकि हम किसी का ना डाटाबेस शेयर कर रहे हैं, हम लीगल लॉ मैंडेटेड जो है ना रिक्वेजिशन कर रहे हैं. सो ये कहना कि लोग जो है ना वो हमको डाटा नहीं देंगे, तो ना तो हम उनका डाटाबेस मांग रहे हैं, और जो हम मांग रहे हैं उसे ना देने की उनकी लिबर्टी नहीं है. और रॉ डाटा वो भी हम पुलिस को नहीं दे रहे हैं, और पुलिस को एकदम एक साधारण भाषा में इन्वेस्टिगेशन लीड दे रहे हैं. तो चूंकि सामान्य पुलिस जो है ना उसको समझ पाएगी, उस पर काम कर पाएगी, और एक क्वालिटी जो है ना आउटपुट दे पाएगी. तो अभी जो है इनएडुकेसी के कारण जो वो अपने आप को वीक मानता है, जब वो ये मानता है कि उसके पास रिक्विजिट स्किल सेट नहीं है और वो काम नहीं कर पा रहा है, उसके कारण जो अपनी नज़रों में वो गिर रहा है,
वो भी जो है जो वो उसके कारण भी जो स्ट्रेस स्ट्रेन पैदा होता है उसको भी वो कम हो जाएगा, और रादर ही विल बी हैविंग वेरी हाई मॉरल, ही विल बी रिलैक्स, ही विल बी हैविंग सफिशिएंट टाइम, अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए उसके पास समय भी होगा, और उसकी फैमिली नेबरहुड में हायर सेल्फ एस्टीम को एंजॉय करेगी, और उसके बच्चे जो है वो क्लासरूम में जो है दे विल एंजॉय द हायर रिस्पेक्ट, हायर सेल्फ एस्टीम। और वो पुलिस वाला जब खुद जो है स्ट्रीट पे चलेगा तो ही विल गेट बेटर रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर दिक्कत क्या है? तो अब थोड़ी दिक्कत की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम जो है ना उनकी मदद के लिए है। इट विल एनहेंस एंड इट विल हेल्प, इट विल क्रिएट ए रूल कंप्लायंस सोसाइटी, और वो रूल कंप्लायंस सोसाइटी जब क्रिएट होगी तो शासन करना, एक गुड गवर्नेंस लाना, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लाना बहुत आसान होगा, और गवर्नमेंट वुड बी रिस्पेक्टेड फॉर इट। तो अभी गवर्नमेंट और जो है शासन जनरली इनएफिशिएंसी, उसके अधिकांश सिस्टम गड़बड़ करते हैं, बदमाशी करते हैं, स्कैम का हिस्सा बनते हैं, और क्रिमिनल एक्टिविटी को कई बार पैट्रोनाइज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उन सब आरोपों से जो है पॉलिटिकल सेटअप और गवर्नमेंट बच पाएगी। तो गवर्नमेंट को ये बात समझना पड़ेगी कि जो क्राइम फ्री भारत का जो नेशनल मिशन जो कि बीपीआरएनडी में ऑलरेडी सबमिट किया गया है, उसे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी उसको समझे, और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है मुझे मौका दें, मैं फेस टू फेस एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, डिटेलिंग के माध्यम से हम उनको पूरा कॉन्सेप्ट को बताना चाहेंगे, और उनकी ब्लेसिंग चाहेंगे, उनका जो है ना पूरा सपोर्ट चाहेंगे, जिससे जो नट एंड बोल्ट्स बन गए हैं या जो बनने जा रहे हैं या जो किसी अम्ब्रेला के तहत इंटीग्रेट होना है, कहीं ना कहीं से उनको नेशनल अथॉरिटी भी बनाना है। तो ये जो जब तक नेशनल अथॉरिटी नहीं बनेगी, जब तक स्टेट अथॉरिटीज नहीं बनेंगी, तब तक उसको वो अम्ब्रेला नहीं मिलेगा जो कि 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अथॉरिटीज को दी गई हैं। वो अथॉरिटी आम जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तभी मिल पाएगा जब उससे जो है केंद्र स्तर पर जो है माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको स्वीकार करें, और इवन जो है इट कैन हैपन इंडिपेंडेंटली इफ द स्टेट कम फॉरवर्ड, बिकॉज पुलिसिंग इज ए एसेंशियली स्टेट सब्जेक्ट। तो यदि स्टेट सामने आती हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो जो ऑब्स्टेकल है वो साधारण सा ऑब्स्टेकल है, इसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं होना है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम को जो है ना ये बात समझना पड़ेगी। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि एडवाइजर कुड बी, स्टेट कैन अपॉइंट स्टेट पुलिस एडवाइजर, यदि गवर्नमेंट लेवल पे है तो नेशनल पुलिस एडवाइजर जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं, और ये नेशनल पुलिस एडवाइजर और स्टेट पुलिस एडवाइजर दे वुड बी हेल्पिंग आउट इन क्रिएटिंग नेशनल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी। दे विल हेल्प आउट इन कि जो मॉड्यूल्स बन गए हैं उनको और कैसे इंटीग्रेट किया जाए और कैसे इम्प्रूव किया जाए, और तो ये प्रक्रिया बहुत फास्ट हो सकती है। 3 से 6 महीने में काफी कुछ जो है काम किया जा सकता है। अब एक ऑब्स्टेकल ये भी है कि शायद हमें अंग्रेजों के द्वारा क्रिएट किए गए सिस्टम ज़्यादा सूट कर रहा है। जो सिस्टम उन्होंने फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस या के समय क्रिएट किया था, उस मुटनी को दबाने के लिए क्रिएट किया था, उस फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाने के लिए क्रिएट किया था, के लिए जो एक्ट बनाया था 1861 का पुलिस एक्ट, वो वर्तमान राजनीतिक सिस्टम को भी उतना ही सूट कर रहा है। ये एक बहुत ही सोच और विडंबना का विषय है। हमें सूनर और लेटर जो है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया था आर्टिफिशियल, ये भी हटाने की बात हमको करना चाहिए। और यदि वो नहीं भी हटाते हैं तो इस सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि वो, क्योंकि इसमें लगभग भारत की पूरी जनता इंटीग्रेटेड होगी, बिकॉज उनको 5 रेवेन्यू स्ट्रीम आ रही है, तो उसमें
वो ढेर सारे एक्सपर्ट्स जो है वॉलंटियर क्रिएट करेगा, तो उसमें लीगल वॉलंटियर्स भी होंगे। और इन लीगल वॉलंटियर्स का यूज करते हुए सिस्टम ना केवल संज्ञेय अपराध में पुलिस की मदद करेगा, बट इन लीगल वॉलंटियर्स का उपयोग करते हुए और उनकी मदद लेते हुए असंज्ञेय अपराधों में भी सीआरपीसी की धारा 200 से 204 है, उसके तहत जो है ना प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में उन असंज्ञेय अपराधों को ले जाएगी, और जो वो पुलिस को एविडेंस दे रही है उसी तरीके से वो कोर्ट को एविडेंस देगी। और इन असंज्ञेय अपराधों में भी काफी हद तक ना केवल सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग और टेकिंग मैटर टू द कोर्ट, बल्कि उनका डिटेक्शन और बल्कि उनमें भी कोर्ट में सजा दिलाने की जो है ना कोशिश होगी और उसकी पूरी संभावना रहेगी। जब संज्ञेय के बाद असंज्ञेय एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड इवन सिविल मैटर्स में भी कोर्ट की मदद करेंगे। तो एक बहुत ही एक कहना चाहिए पीसफुल और लॉफुल सोसाइटी क्रिएट करने में ये सिस्टम मदद करेगा। जब सिस्टम इतना अच्छा है तो इसे लोग की इट इज ए टू यूटोपियन, टू आइडियलिस्टिक, ये कह के इसे नजरअंदाज करना और क्रिटिसाइज करना तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छी चीज है इसलिए क्रिटिसाइज करना है, इससे ज्यादा कोई विडंबना का विषय नहीं हो सकता है। तो जो साहब ये बहुत अच्छा है तो एकदम आइडियलिस्टिक है, ये चीज जो है ना ग्राह्यता को प्रभावित करने का कारण नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी ऑब्स्टेकल एंड इट शुड नॉट बी व्यूड एज ऑब्स्टेकल। यदि जो बात कही जा रही है उसके करने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो देन पीपल कैन कम फॉरवर्ड कि भाई आप इसको कैसे करेंगे, देन वी विल कम। और यदि कोई ऐसे गैप्स वो बता पाएंगे जो हम ऑलरेडी नहीं पहचान पाए हैं तो हम उन गैप्स को पहचानेंगे और हम जो है उनकी पूर्ति भी करेंगे, जिससे कि सिस्टम में और इवॉल्व हो जाए। इस सिस्टम जो है 39 में जिस तरीके से एफआईआर संबंधी वो है, तो एफआईआर और या रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग विद एविडेंस इज ए हायर लेवल ऑफ द डिस्पोजल ऑफ और कहना चाहिए ड्यूटी का निर्वहन करने का हायर दर्जे का वो है। तो अभी का जो सिस्टम है उसमें पुलिस ऑफिसर कम हैं, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैफिक का वायलेशन रैम्पेंट है लेकिन पकड़ने वाले कम हैं, कई बार जो है ना उनके साझेदारी भी हो जाती है। तो जो कुछ भी है कुल मिला के यदि साझेदारी ना भी हो तो भी संख्या इतनी कम है कि सभी जो है ना वायलेशन को कैप्चर करना पुलिस की क्षमता के भी बियॉन्ड है। तो यदि हम ये पावर, जो कि उसका नैतिक जिम्मेवारी भी है, ये पब्लिक को दे देते हैं और उसके कारण जो कंपाउंडिंग फीस आ रही है जो कि बहुत ह्यूज होगी, 2000 से 25,000 तो केवल मोटर व्हीकल वायलेशन के लिए है, और यदि वो ऑफेंस किसी लॉ इन्फोर्सर के द्वारा किया गया है तो ये पेनल्टी 4,000 से 50,000 में। तो यदि 50,000 का ऑफेंस पकड़ा और उसकी 50% की वैल्यू जो है यदि आम आदमी को मिलती है, इफ वी गेट द 25,000 रुपीज दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग मनी। लेकिन चलिए अभी अपन बड़ी बात की नहीं करते, छोटे की बात करते हैं। 2000 का जो है ना एविडेंस कैप्चर होता है और उस 2000 के एविडेंस पे 1000 जो है वो आम आदमी को मिलता है। अब मानिए कि यदि पूरे देश की जनता जो है एक ही बटन दबाती है, एक एविडेंस को कैप्चर करती है, तो 1,30,000 करोड़ 1,37,000 करोड़ रुपए जो है ना एक बटन दबने में पैदा होगा। दैट काइंड ऑफ द रेवेन्यू वुड बी जनरेटेड। एंड जब एक बटन में इतना रेवेन्यू जनरेट हो तो एक ही बटन क्यों दबे, कई बटन दबेंगे तो 13 लाख करोड़ रेवेन्यू के रूप में जनरेट हो सकते हैं। 10 बटन दबते हैं, 100 बटन दबते हैं तो 130 लाख करोड़ जो है रेवेन्यू के बतौर जो है जनरेट हो सकते हैं। तो इट इज ए माइंड बॉगलिंग मनी विच विल बी फ्लोइंग इन। और चूंकि ये वायलेशन कैप्चरिंग के कारण है तो लोग विल बी बिकमिंग मोर रूल कंप्लायंट। तो धीरे धीरे जो है रूल का वायलेशन नहीं होगा और हम जो है फिर उन कैप्चर एरिया की कैप्चरिंग में जाएंगे जहाँ पे अभी हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लाइन डिसिप्लिन की कैप्चर में जाएंगे, इंटर व्हीकल
डिसिप्लिन की कैप्चर में जाएंगे, हॉकिंग के जो है ना वायलेशन के कैप्चरिंग में जाएंगे, तो हम उस तरीके के जो है ना वायलेशन को कैप्चर कर पाएंगे। और धीरे धीरे देन वी विल गो इन द अदर डोमेन जो जिनमें कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट लाएगा। तो जितने भी अपराध आदमी धन कमाने के लिए कर रहा है, तो धन कमाने के लिए जो अपराध किए गए उसे जेल में ले जाना अच्छी बात नहीं है। उसमें हायर कंपाउंडिंग फीस के जरिए जो है हम बहुत सारे जो है ना स्टेक होल्डर्स को जो है मनी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और वी वुड बी इन पोजिशन टू मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो धीरे धीरे देयर विल बी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, देन इट विल ब्रिंग द एथिकल एंड मोर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इन टाइम टू कम। तो हम एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समाज का निर्माण कर पाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। अब फिर इसमें अपन ने अभी तक ऑब्स्टेकल की बात कही, प्राइवेसी और डाटा शेयरिंग वाली बात हुई, दो बेनिफिट जो है ना पुलिस की बात भी कही कि वो पुलिस डीबर्डन हो जाएगी, अनबर्डन हो जाएगी, डी स्ट्रेस हो जाएगी, अधिकांश केसेस को डिटेक्ट कर पाएगी, विल एंजॉय हायर सेल्फ स्टेटस। तो इसमें परेशानी क्या है? तो परेशानी जो नेक्स्ट परेशानी बात थी कि यूटोपियन है, आइडियल है। तो भैया यदि आइडियल हासिल हो पा रहा है और डूएबल है तो अच्छा है, तो हमारे पेट में दर्द क्यों है? ठीक है ना। और यदि उसमें कुछ कमी है तो लेट द पीपल शुड कम फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस दैट, लेट्स आइडेंटिफाई दोज गैप्स व्हिच एनी वन ऑफ आवर जो है कलेक्ट्स, हम में से जो भी, चाहे वो जनता का हिस्सा हो या वकील फॉर्मेटर से हो या whoever the stakeholder even इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसमें यदि कोई भी लेकुना बताते तो उस लेकुना को जो है के लिए सॉल्यूशन डिजाइन करने में इट विल टेक 7 to 15 days, नॉट मोर देन दैट। सो वो हम जितनी ज़्यादा बहस करेंगे, जितने ज़्यादा लेकुनास को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उतना पावरफुल सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। और यदि हम पावरफुल सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है सोसाइटी को उसका लाभ मिलेगा और हम एक बेहतर सिस्टम आने वाली जनरेशंस को सौंप पाएंगे। और चूंकि अभी तो अपन ने सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेशन की बात कही कि वायलेशन को कैप्चर करके जो है ना रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर समन्स वारंट एंड प्रोसेसेस की तामील करके जो है ना रेवेन्यू जनरेट होगा। देन ढेर सारे एक्सपर्ट जो ऑलरेडी अभी एविडेंस एक्ट ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हम और सारे एविडेंस जो है ना एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए एक्सपर्ट कोर्सेज क्रिएट करेंगे, उनकी लाइसेंसिंग करेंगे, उनको एज ए गवर्नमेंट के द्वारा एज ए एक्सपर्ट नोटिफाई करेंगे, और सो दैट they will further enhance the availability of the evidence in court as an expert opinion. Or on the top of it, system will go with a very convincing जो है ना logic, reasoning and things to prove the support which has been provided by the system. और डिफेंस लॉयर जो है ना उसमें किसी भी तरीके से उसका अनड्यू लाभ नहीं ले पाएगा। हालांकि इस बार मैं जानबूझ के जो है ना वो कोर्ट वाले पार्ट पे बहस को अवॉइड कर रहा हूँ, जिससे कि आगे चल के हम जो है अगले दिन जब हम पार्ट 3 पे बात करेंगे उस समय वी विल बी टॉकिंग द सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। तो हम उस पार्ट को नहीं जो है ना कह रहे हैं। तो व्हाट आर अदर ऑब्स्टिकल? तो अदर ऑब्स्टिकल पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल की बात कहती है कि यदि वो कोई इमेजिन्ड जो है ना फियर है तो वो दिमाग से निकालें। लेट्स जो है ना अडॉप्ट न्यू मॉडल एक्ट, let's implement the direction of the Supreme Court, and let's adopt this crime-free Bharat as a national mission at the central level by the Honorable Prime Minister and Home Minister. And I will request at the same time the progressive steps should come forward, जो कि जहाँ पे ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो कि विजनरी हैं, जो कि सेंसिटिव भी है, अडेप्टिव भी है, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है। तो मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट एंड इवन पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, they may come forward and can create a post of the police advisor for the technical services, and इसका जो काम होगा to help out to create the national and state authorities and creating of the system and module so that deliverables are available to the public.
तो पब्लिक जो है ना उनका यूज करते हुए बिना थाने जाए उसके FIR लिख जाए, और उसमें सभी का जो पावर है वो एज इट इज रखा जाएगा, लेकिन उसमें एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी ले जाई जाएगी। तो SP जो है 154(3) में अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर पाएगी, कोर्ट जो है 156(3) में अपना एविडेंस जो है ना ऑब्लिगेशन पूरा कर पाएगी, और इवन हाई कोर्ट सेक्शन 482 CRPC के तहत अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर पाएगी, एंड द होल सिस्टम विल बी वर्किंग इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। एट द सेम टाइम कंप्लेनेंट भी जो है अपने जो है सिस्टम को मैनिपुलेट करके फर्जी और एग्जेजरेटेड FIR नहीं कर पाएगी, और किसी भी स्टेज पे जब ये पकड़ा जाएगा कि उसने ऐसा करने की कोशिश किया है तो उसको 182 211 के तहत जो है ना उसको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। तो जहां एक प्योर सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग होगी, वहां दूसरी तरफ सर्टेनिटी ऑफ जो है ना प्रोसिक्यूशन ऑफ द फॉल्स रिपोर्टिंग, एग्जेजरेटेड रिपोर्टिंग वुड आल्सो बी डिलीवर्ड। एंड सिस्टम जो है ना पुलिस के को जो फॉल्स रिपोर्टिंग के बारे में भी अकाट साक्ष्य इकट्ठा करने में मदद करेगी। तो ये एक बहुत ही एक अच्छे सिस्टम को जो है ना इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कायदे से कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और इसमें तो ज़्यादा डिबेट होना चाहिए। यदि कुछ गैप्स समझ में आ रहे हैं तो उसको गैप्स को फिल करने की कार्रवाई होना चाहिए। जैसा हमने आपसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सीन ऑफ क्राइम से भी स्टेट ऑफ आर्ट एविडेंस कलेक्ट हो पाएंगे, हिस्टोरिकल डाटा से भी स्टेट ऑफ आर्ट सपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को मिल पाएगा, 91 में रिक्विजिशनिंग हो पाएगी, सर्च एंड सीजर के माध्यम से 92 और 93 CRPC में भी जो है ना आईओ को मदद मिल पाएगी, और एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी उसको जो है ना मदद मिल पाएगी। तो एक बहुत ही not only that detection but plenty of the evidence would be captured, और वो ऐसे एविडेंस होंगे जो कि ऑलमोस्ट इनफेलिबल होंगे। तो जो हमारे डिफिकल्टीज हैं वो रियल नहीं है, ज़्यादा इमेजिनरी है, और उस पर ज़्यादा डिबेट करके हम लोग जो है ना वी कैन इवन जहाँ कहीं भी कुछ रियल इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डिज़ाइन सॉल्यूशन इमीडिएटली, और इवन वी कैन जो है ना वी विल बी क्रिएटिंग दैट हायर वर्जन्स इन टाइम टू गो। सो जब भी मैं अपने एक्सपर्ट्स को ब्रीफ करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को ब्रीफ करता हूँ, अपने लोगों को ब्रीफ करता हूँ, तो आई ऑलवेज से कि हम कभी आइडियल सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, वी विल बी इन जर्नी ऑफ एक्सीलेंस। और जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तब हमारे और खुद के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाएंगे, एंड वी विल बी ऑलवेज रिमेन इन जर्नी ऑफ एक्सीलेंस विदाउट रीचिंग टू द अल्टीमेट। तो ये सिस्टम कभी ऑब्सोल्यूट नहीं होगा, इट विल ट्रांसफॉर्म द गवर्नेंस सिस्टम, इट विल ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर एंड वैल्यू सिस्टम ऑल्सो। तो पहले क्या होता था कि आपको स्पिरिचुअलिज्म से, रिलीजन से, सोसाइटी से आपका बिहेवियर, आपका एथिकल बिहेवियर, आपके एथिक्स प्रभावित होती थी। नाउ इट इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ जो है ना मॉडिफाइंग द सेम बिहेवियर बाय रिड्यूसिंग द योर ऑप्शंस तो एंड बाय इम्पोजिंग द फाइनेंशियल जो है बर्डन। सो you will not like to have that kind of the financial burden, and you will be extra cautious, so that will be over the period will modify your behavior। तो यदि चौराहे पे कोई नहीं खड़ा हुआ है, चौराहे पे एकदम कोई वाहन आर पार भी नहीं हो रहा है और लाल बत्ती जली हुई है और कोई आपसे कहेगा भाई साहब आप क्रॉस कर लीजिए, तब भी आप बड़ी मुश्किल से क्रॉस आप नहीं करेंगे कि नहीं लाल बत्ती हम क्रॉस नहीं करते, फाइन लग जाएगा हमारे ऊपर। जब कोई उसको विश्वास दिलाएगा और अनाउंस करेगा कि नहीं साहब कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया इसलिए रेड लाइट है, तब उसको बहुत विश्वास दिलाने के बाद वो बड़ी मुश्किल से मूव करेगा। दैट काइंड ऑफ द बिहेवियरल चेंज विल टेक प्लेस। मैं देख रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आए हुए हैं, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। तो अमित सिंगारे जस्ट सेइंग जय हिंद सर। तो नंद किशोर ताइवाड़े सेइंग गुड इवनिंग, good going, thank you, and he is also saying keep it up।
So I am very sure by and large audience is also in agreement. They are trying to encourage and trying to boost our confidence. I take this opportunity to once again pray to the Home Minister, Mr. Amit Shah, to Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and Chief Minister and Home Minister of the respective step to come forward. It is already recognized National Police Mission. It is looking for your patronage. It's looking for your blessings, and let you should come forward in public interest to make it happen. Or there is no reason why we should continue to be governed by Police Act of 1861. Let's change the ground situation in the best interest of the country. With these words, I would like to say bye. It is 1 hour and 15 minutes, and we are trying to keep it now the sessions within 1 hour. So next time we will be discussing about the third certainty, that is a certainty of conviction by helping out court. And every time we will be talking and devoting some time for the question answers, and we will be devoting certain time for discussing about the difficulties and way out. So Jai Hind, Jai Bharat, we will join hands to make face and fate of our country. एक बार मैं फिर आपका आह्वान करता हूँ, हे पार्थ उठो, गांडी उठाओ, यह महाभारत है। हमें धर्म के बचाने के लिए, अपने जो है ना वैल्यू सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यह धर्म युद्ध करना ही होगा। यदि यह यात्रा है तो यात्रा हमें करना ही होगी। हम अपने उसी क्षेत्र से बाहर निकलें और इसको होने देने में न केवल इसके मूक दर्शक बने, बल्कि इसके एक साथी बने, इसके पार्टनर बने, इसके एक्टिव पार्टनर बने, और हम लोग मिलके इस सिस्टम को बनाने का भी श्रेय लें। केवल उसका लाभ लेने की हमारी नियत नहीं होना चाहिए, उसके होना चाहिए। हम आपका आह्वान करते हैं कि प्लीज़ यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को आप सब्सक्राइब करिए, अपने घनिष्ठ मित्रों को, अपने साथियों को उन तक इसे पहुंचाइए, उनसे भी आग्रह करिए कि वो इसे सब्सक्राइब करें। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना बात थोड़ा सा परिचय, यदि वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9425606040 पर भेजेंगे तो हम जो है उन्हें अपने जो है सिस्टम का हिस्सा बना लेंगे, और फिर हम उनसे और ज़्यादा जो है ना मुखातिब होंगे। वो जो है इस सिस्टम के बनाने में, इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे, और वो आगे चल के राजनेताओं को भी ये जो है विश्वास दिलाने में, और उसको कि ये आप सब लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं और ये उनके खुद के हित में है कि वो इस सिस्टम को लाएं और इस सिस्टम का लाभ से जनता और ज़्यादा वंचित ना रहे, इसमें वो जो है अपनी भूमिका निभाएं। मुझे विश्वास है कि अधिकांश जो है ना चीफ मिनिस्टर्स, अधिकांश होम मिनिस्टर्स राज्यों के बहुत अच्छे हैं। कुछ चीफ मिनिस्टर ने तो अपनी छवि बनाई है कि वो रिस्क लेके भी इस तरीके के अभिनव प्रयोगों को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो मैं विशेष तौर पर अपने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से, नरोत्तम मिश्रा जी से, यूपी के जो है चीफ मिनिस्टर जोगी जी से, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश शाह जी से, यूपी के चीफ मिनिस्टर से, केरला के चीफ मिनिस्टर से विशेष तौर पर मैं आग्रह करता हूं कि आप जो है कृपया जो है मौका दें, हम आपसे मुखातिब होंगे और हम इस सिस्टम की बारीकियों से आपके बारे में बताएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा, और आप जैसे जो है ना लोग इसको अडॉप्ट करने में और इसका लाभ जनता तक पहुंचाने में समय नहीं लगाएंगे, इस आकांक्षा के साथ जो है ना मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। अगले सेशन में
we will be talking about certainty of conviction by helping out courts. So state of आर्ट जो है, मदद जो है कोर्ट को कैसे दी जाए, और जैसे कि हमने पहले कहा है कि थाना बिना जाए आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, आगे चल के यदि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय यदि चाहेंगे तो हम उनके कोर्ट ट्रायल को भी लगभग उसी तरीके से ले जा सकेंगे कि वो उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, वो लीगली एक्सेप्टेबल होगा और एट द सेम टाइम इट विल बी हाईली इफेक्टिव। हमारे पास ऐसे कुछ नुस्खे हैं कि जो अभी कोर्ट के जो 3 करोड़ की पेंडेंसी है ये 6 महीने में विलुप्त हो जाएगी, तो हम एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे। मैं इस सेशन के माध्यम से माननीय जो है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उनसे समय चाहता हूँ और मैं उन तक अपनी बात रखना चाहूँगा, एंड हाउ वी कैन रियली हेल्प आउट विद हिज ब्लेसिंग्स। I think we can make a pilot project about the court trial process, and by that process we will be in position to remove all cases which are pending in the court in Madhya Pradesh, and when people will learn that it's doable in Madhya Pradesh, तो मेरे ख्याल से अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करना चाहेंगे। इसी भावना के साथ, इसी संदेश के साथ मैं पुनः जो है ना आप लोग का आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए। क्राइम फ्री भारत संस्था है, उसे भी ज्वाइन करिए जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और हम सब लोग मिलकर एक अच्छी व्यवस्था लाएं। और मैं एक बार पुनः आप लोग का आह्वान करना चाहता हूँ कि हे पार्थ उठो, समय आ गया है, गांडी उठाओ। जय हिंद, जय भारत।